कहानी की शुरुआत वैसे ही होती है जैसे किसी तूफान से पहले हवा अचानक भारी हो जाती है। सब कुछ स्थिर, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ हिल रहा होता है। कोर्ट के बाहर खड़े लोग सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, वे अपनी अपनी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन को दबाए खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल लिखा है, आज क्या होने वाला है। वकील की पहले दी हुई चेतावनी सबके दिमाग में बार बार गूंज रही है। अगर आज की सुनवाई मिस हो गई तो यह केस बस एक फाइल बनकर शेल्फ पर रख दिया जाएगा, सालों के लिए। इसलिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं, एक टर्निंग पॉइंट है। ऐसा दिन जो या तो सब कुछ ठीक कर सकता है या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। लेकिन इस पहले से ही नाजुक पल पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि विमला अब तक नहीं आई। पहले लोग सोचते हैं शायद ट्रैफिक में फंस गई होगी, फिर कहते हैं फोन ट्राई करो। लेकिन जब बार बार कॉल करने के बाद भी उसका फोन अनरीचेबल या अनआंसर्ड रहता है तो हवा और भारी हो जाती है। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। क्या वह जानबूझकर नहीं आई? क्या उसने आखिरी पल में पीछे हटने का फैसला कर लिया? एक इंसान की गैर मौजूदगी नहीं है, यह पूरी स्थिति को असंतुलित कर देता है। वकील के चेहरे पर चिढ़ साफ दिखने लगती है और बाकी लोगों का धैर्य टूटने के कगार पर आ जाता है। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, पुलिस की गाड़ी कोर्ट के बाहर रुकती है। सीन एकदम फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने बैकग्राउंड साउंड म्यूट कर दिया हो। लोग अपने आप पीछे हटने लगते हैं, आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों मिल जाते हैं। पुलिस के साथ शेखर का परिवार आता है और उनकी एंट्री इतनी आक्रामक होती है कि सबको तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ गंभीर होने वाला है। बिना समय बर्बाद किए सीधा आरोप लगाया जाता है, हमारा बेटा किडनैप हो गया है और हमें पूरा शक है कि उसे दुर्गावती के घर में छिपाया गया है। यह आरोप इतना सीधा और धमाकेदार होता है कि एक सेकंड के लिए सब लोग रिएक्ट करना ही भूल जाते हैं। कोर्ट का जो माहौल अब तक कानूनी प्रक्रिया का था, वह एकदम से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जैसा लगने लगता है। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, अविश्वास, सदमा और उत्साह सब एक साथ। इस सब के बीच दुर्गावती का रिएक्शन सबसे अलग दिखाई देता है। जहां कोई और होता तो शायद घबरा जाता, डिफेंड करने लगता या इमोशनल हो जाता। वहां दुर्गावती बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है। उसकी आंखों में डर का एक प्रतिशत भी नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और चुनौती दिखाई देता है। वह पुलिस की तरफ सीधे देखकर कहती है, तलाशी लेनी है तो ले लो, लेकिन जो तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ नहीं मिलेगा। और फिर वह एक ऐसी लाइन बोलती है जो पूरी स्थिति का टोन सेट कर देती है, और अगर मैंने कुछ किया होता तो उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं खुद सामने लाती। यह लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, यह एक घोषणा है। यह बताता है कि दुर्गावती का कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेटिंग, निडर और किसी भी दबाव के सामने न झुकने वाला। पुलिस भी एक सेकंड के लिए उसकी कॉन्फिडेंस से चौंक जाती है, लेकिन फिर मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर तलाशी शुरू होती है। अब कहानी का रफ्तार बदल जाता है। हर कमरा एक नई संभावना बन जाता है। पुलिस अधिकारी हर दरवाजा खोलते हैं, अलमारी चेक करते हैं, बेड के नीचे तक देखते हैं। हर छोटी सी आवाज पर सबकी नजर एक जगह जम जाती है। बैकग्राउंड में खड़े लोग अपनी सांसें तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। स्नेहा के हाथ हल्के से कांप रहे हैं, मधु बार बार अपनी नजरें चुरा रही है। उनके दिमाग में सिर्फ एक डर घूम रहा है, कहीं कोई ऐसा राज न खुल जाए जो कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। दूसरी तरफ शेखर और उसका परिवार अपनी बात पर पूरी तरह अड़े हुए हैं। उनका टोन डेस्परेट भी है और एग्रेसिव भी। उन्हें यकीन है कि उनका बेटा यहीं कहीं है, और उनकी आंखों में वह बेचैनी साफ दिखाई देती है जो सिर्फ एक माता पिता महसूस कर सकते हैं जब उनका बच्चा उनसे दूर हो। लेकिन इसी तनाव के बीच दुर्गावती एक नया नैरेटिव पेश करती है। वह कहती है कि तुम्हारा बेटा किडनैप नहीं हुआ, वह खुद भाग गया है। यह बयान एकदम से सब कुछ उलट देता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि कहाँ छिपाया गया है, बल्कि यह बन जाता है कि क्या वह सच में खुद भागा है। दुर्गावती आगे समझाती है कि लड़का डिवोर्स के दबाव को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसने आसान रास्ता चुना। यह व्याख्या लॉजिकल भी लगती है और संदिग्ध भी, और यही चीज कहानी को और लेयर्ड बना देती है। अब कहानी एक साइकोलॉजिकल गेम बन जाती है। सच क्या है, किडनैपिंग या एस्केप? हर कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, हर छोटी रिएक्शन एक क्लू जैसी लगने लगती है। ऑडियंस भी बंटी हुई महसूस करती है। कुछ लोग शेखर की साइड लेते हैं, कुछ दुर्गावती की बात में वजन देखते हैं। और फिर आता है वह पल जहां सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच जाता है। पुलिस एक बंद कमरे के सामने रुकती है। दरवाजा बंद है। एक अधिकारी नॉक करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। सबकी हार्टबीट सचमुच उस नॉक की रिदम के साथ सिंक हो जाती है। स्नेहा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। मधु लगभग जम चुकी है। बाहर खड़े लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबको लगता है कि अब सच सामने आ जाएगा, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। यह एक साइलेंट एक्सप्लोजन जैसा पल है। सब कुछ एक सेकंड के लिए खाली हो जाता है। पुलिस अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, शेखर का परिवार कंफ्यूज हो जाता है, और दुर्गावती के चेहरे पर हल्की सी जीत वाली मुस्कान आ जाती है। किडनैपिंग का आरोप एकदम कमजोर पड़ जाता है, जैसे किसी ने उसकी नींव ही हिला दी हो। इस मोड़ पर कहानी साफ कर देती है कि यह सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं है, यह ईगो का टकराव है, पुरानी दुश्मनियों का नतीजा है, गलतफहमियों का एक ऐसा जाल है जो इतना जटिल हो चुका है कि सच और झूठ का फर्क पहचानना मुश्किल हो गया है।
हर किरदार अपनी कहानी को सच साबित करने में लगा है, लेकिन असली सच अभी भी कहीं बीच में छिपा हुआ है। और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी है। जांच के तीव्र चरण के बाद कहानी एकदम से अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है, लेकिन यह सन्नाटा सतही नहीं होता, यह अंदर से तोड़ देने वाला होता है। अब स्पॉटलाइट कोर्टरूम या पुलिस पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों पर शिफ्ट हो जाती है जो इस पूरी स्थिति के बीच पिस रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस आता है मधु पर, और इस पॉइंट पर उसका किरदार सिर्फ एक साइड रोल नहीं रहता, बल्कि कहानी का इमोशनल कोर बन जाता है। मधु की हालत ऐसी है जैसे कोई इंसान धीरे धीरे डूब रहा हो, और उसे खुद भी पता हो कि अब वापस सतह पर आना मुश्किल है। उसकी आंखों में वह थकान है जो सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि इमोशनल एग्जॉस्टन से आती है। फेल्ड मैरिज का बोझ वह पहले ही उठा रही थी, लेकिन अब जब तलाक का फाइनल फैसला उसके सामने खड़ा है, तो उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। वह सिर्फ अपने पति को नहीं खो रही, वह अपनी पहचान खो रही है, अपना भविष्य खो रही है। जब वह यह कहती है कि तलाक के बाद मेरी लास्ट होप भी खत्म हो जाएगी, तो यह लाइन सीधे दिल पर लगती है। यह सिर्फ एक औरत का दुख नहीं है, यह उन सभी लोगों की आवाज है जो अपने सपनों को किसी और के साथ जोड़ देते हैं, और जब वह रिश्ता टूट जाता है तो लगता है कि सपने भी टूट गए। मधु के लिए मां बनना सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, वह उसकी जिंदगी का एक उद्देश्य बन चुका था। और अब जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लग रहा है, तो वह इमोशनली ब्रेकडाउन के किनारे पर खड़ी है। उसकी मां उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है। वह उसे कहती है कि जिंदगी एक चैप्टर के खत्म होने से खत्म नहीं होती, कि नई शुरुआत हमेशा संभव होती है। लेकिन यहाँ मधु का अंदरूनी संघर्ष सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाता है। उसका दिमाग लॉजिक समझता है कि शायद यह रिश्ता उसके लिए सही नहीं था, कि शायद आगे बढ़ना ही बेहतर है, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं अटका हुआ है। वह कहती है कि मैं उसे भूल नहीं पा रही, मेरा दिल अभी भी उसके साथ है। यह एक ऐसा इमोशनल ट्रैप है जहां इंसान खुद को ही नहीं समझ पाता, क्या सही है और क्या गलत, दोनों धुंधले हो जाते हैं। इस इमोशनल भारीपन के बीच कहानी एक दूसरा ट्रैक चुपचाप बनाती है, गंगा मां का। यह ट्रैक पहली नजर में शांत लगता है, लेकिन अंदर से यह भी उतना ही पावरफुल है। गंगा मां को लखनऊ से एक बड़ा ऑफर मिलता है, एक रेस्टोरेंट में काम करने का। लेकिन यह कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, यह एक ऐसा मौका है जहां उनकी सालों की मेहनत, उनका टैलेंट, उनकी पहचान आखिरकार स्वीकार की जा रही है। उनके लिए यह सिर्फ कमाई का मौका नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान का एक नया अध्याय हो सकता है। जब यह खबर परिवार तक पहुंचती है, तो सबके रिएक्शन मिक्स होते हैं, हैरानी, उत्साह और थोड़ा सा चिंता। उनकी बेटियां उन्हें पुश करती हैं, मोटिवेट करती हैं कि वे यह अवसर अपनाएं। वे कहती हैं कि आपने हमेशा सबके लिए बलिदान दिया है, अब आपको अपने लिए जीना चाहिए। यह पल बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार गंगा मां को यह महसूस होता है कि उनकी अपनी इच्छाओं की भी कीमत है। लेकिन यहाँ एक गहरा संघर्ष सामने आता है, पीढ़ियों का, सोच का। गंगा मां के लिए घर सिर्फ एक जगह नहीं है, वह उनकी पूरी दुनिया है। उनके लिए अपने परिवार को छोड़कर कहीं और जाना लगभग असंभव फैसला लगता है। वह कहती हैं कि मैं कैसे जा सकती हूँ, यह घर, यह लोग, यह सब मेरा सब कुछ है। उनकी आवाज में झिझक के साथ साथ डर भी होता है, अनजान का डर, बदलाव का डर। परिवार उन्हें समझाता है कि यह जाना उन्हें दूर नहीं करेगा, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगा। यह ऐसा पल है जहां इमोशनल सपोर्ट सिस्टम की अहमियत साफ दिखाई देती है। अगर अपने लोग साथ दें, भरोसा करें, तो इंसान अपने सबसे बड़े डर का भी सामना कर सकता है। धीरे धीरे गंगा मां के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं, झिझक से उम्मीद की तरफ। वह सोचने लगती हैं कि शायद शायद अब वक्त आ गया है कि वे भी अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करें। इन सबके समानांतर एक और परत धीरे धीरे बन रही होती है, राजों की। कहानी के कुछ किरदार ऐसे हैं जो सच जानते हैं लेकिन चुप हैं। उनकी खामोशी सामान्य नहीं, भारी लगती है, जैसे वे हर समय एक बोझ लेकर चल रहे हों। कुछ लोग झूठ के साथ जी रहे हैं, इतना कि वह झूठ अब उनकी हकीकत बन चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सच के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन अभी तक उसे पहचान नहीं पा रहे। ये छुपे हुए सच कहानी को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। हर सीन के पीछे एक और कहानी चल रही होती है जो अभी सामने नहीं आई। दर्शकों को महसूस होता है कि जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है, और यही चीज सस्पेंस को जिंदा रखती है कि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इस स्टेज पर कहानी सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं रहती, बल्कि भावनाओं का युद्ध क्षेत्र बन जाती है, जहां हर किरदार अपने अंदर एक लड़ाई लड़ रहा है। किसी की लड़ाई प्यार के साथ है, किसी की जिम्मेदारी के साथ, और किसी की सच के साथ। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब ये तीनों टकराते हैं तो सिर्फ एक ही चीज निकलती है, विस्फोट। और फिर बिना किसी चेतावनी के कहानी अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती है। वह सच सामने आता है जो न सिर्फ किरदारों को, बल्कि पूरी कहानी की नींव को हिला देता है। सिद्धू की असली पहचान। अब तक जो लड़का एक सरल, जमीन से जुड़ी और लगभग मासूम सी पर्सनैलिटी के साथ दिखाया गया था, वह अचानक एक पूरी तरह अलग हकीकत में बदल जाता है। पता चलता है कि वह किसी आम पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, अमीर और प्रभावशाली परिवार का बेटा है। यह खुलासा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, बल्कि दिमाग को हिला देने वाला है, क्योंकि दर्शकों और किरदारों दोनों ने उसे एक तय नजरिए से स्वीकार किया था, और अब वही पूरा नजरिया टूट जाता है। सबसे भारी बात यह है कि यह सच किसी एक इंसान से नहीं छुपाया गया था, यह एक योजनाबद्ध खामोशी थी। स्नेहा से छुपाया गया,
गंगा माँ से छुपाया गया, पूरे गांव से छुपाया गया। यह सिर्फ पहचान छुपाना नहीं था, बल्कि एक पूरी दूसरी जिंदगी जीना था। और जब यह परत दर परत सामने आता है तो हर इंसान के लिए यह व्यक्तिगत बन जाता है। गंगा माँ का रिएक्शन सबसे पहले असर करता है। उनकी आंखों में जो सदमा है वह सिर्फ हैरानी नहीं, वह दर्द है। उन्हें लगता है कि जिस लड़के को उन्होंने अपने घर का हिस्सा समझा, उसने उनकी सादगी और भरोसे का फायदा उठाया। उनका सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। वह चिल्लाती नहीं है, लेकिन उनका टूटना साफ महसूस होता है। स्नेहा के लिए यह पल और भी ज्यादा विनाशकारी है। उसका प्यार अचानक शक के नीचे आ जाता है। वह सिर्फ यह नहीं सोच रही कि सिद्धू ने झूठ बोला, वह यह सोच रही है कि क्या मैं उसे कभी जान भी पाई थी। जब किसी रिश्ते की नींव ही सच पर न हो तो हर याद, हर पल संदिग्ध लगने लगता है। उसकी आंखों में भ्रम, गुस्सा और दिल टूटने का दर्द एक साथ दिखाई देता है। और फिर आती है दुर्गावती, जिसका रिएक्शन पूरी स्थिति को और भड़का देता है। वह बिना समय गंवाए सीधे आरोप लगाती है कि स्नेहा ने उसके बेटे को बहकाया, उसे अपने जाल में फंसाया। यह आरोप तार्किक से ज्यादा भावनात्मक है, लेकिन उसका लहजा इतना आक्रामक है कि स्थिति तुरंत बिगड़ जाती है। यहाँ से कहानी एक नियंत्रित ड्रामा से निकलकर पूरी तरह ईगो वॉर बन जाती है। दोनों परिवार एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और अब यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं रही, यह दे इज्जत, स्टेटस और कंट्रोल का टकराव बन चुका है। हर डायलॉग एक हमला लगता है, हर जवाब एक बचाव। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि कोई भी अपनी गलती देखने को तैयार नहीं। इस मोड़ पर कहानी एक गहरे थीम को उजागर करती है, प्यार बनाम स्टेटस। स्नेहा और सिद्धू के बीच जो भी था वह शायद सच्चा था। उनके बीच जो जुड़ाव बना वह स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। लेकिन समाज और परिवार के लिए भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बैकग्राउंड। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये सवाल रिश्तों को जज करने लगते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सिद्धू का झूठ इस संघर्ष को और भी तीव्र बना देता है। अगर वह शुरुआत से सच बोल देता तो शायद लोगों की प्रतिक्रिया कठोर होती, लेकिन इतनी जहरीली नहीं। झूठ ने भरोसे को खत्म कर दिया है, और जब भरोसा चला जाता है तो प्यार अकेला काफी नहीं होता। अब स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है कि हर रिश्ता एक पतले धागे पर लटक रहा है। स्नेहा के लिए यह फैसला असंभव बन गया है। क्या वह उस इंसान को माफ करे जिससे वह प्यार करती है, या उस झूठ को सजा दे जिसने उसका भरोसा तोड़ा? सिद्धू के लिए भी यह पल निर्णायक है। क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगा या अपने स्टेटस के पीछे छिप जाएगा? इसके समानांतर मधु का आर्क भी चुपचाप विकसित हो रहा है। उसका अपना दर्द और संघर्ष उसे उस मोड़ पर ले आया है जहां वह समझने लगी है कि जिंदगी सिर्फ एक इंसान पर रुक नहीं जाती। शायद उसका दर्द ही उसे मजबूत बना रहा है, और शायद वही पहली इंसान हो जो इस पूरी स्थिति को भावनात्मक रूप से समझ पाए, तार्किक रूप से नहीं। अंत तक पहुंचते पहुंचते कहानी एक युद्ध भूमि बन चुकी है, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं, भावनाओं का है। यहाँ हर किरदार अपनी जगह सही लगता है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी वजह है। लेकिन साथ ही हर कोई गलत भी है, क्योंकि किसी न किसी ने कहीं न कहीं ईगो, डर या झूठ को सच से ऊपर रख दिया है। और इसी ग्रे एरिया में कहानी अपनी असली ताकत दिखाती है। यह कोई साधारण हीरो बनाम विलेन की कहानी नहीं है, यह असली लोगों की कहानी है, जहां हर फैसला अधूरा है, हर इंसान अपूर्ण है। आखिर में सिर्फ सवाल बचते हैं, और यही सवाल इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। क्या सच रिश्तों को जोड़ देगा या उन्हें और तोड़ देगा? क्या स्नेहा अपने दिल की सुनेगी या अपने आत्मसम्मान की? क्या सिद्धू अपनी गलतियों का सामना करेगा या उनसे भागेगा? क्या मधु अपनी जिंदगी को फिर से बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये परिवार अपने ईगो को छोड़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे? यह कहानी सिर्फ ड्रामा नहीं है, यह एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हर दर्शक अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से देख सकता है, अपने फैसले, अपने रिश्ते और अपनी गलतियां। और शायद इसी वजह से यह कहानी इतनी गहराई से असर करती है।